बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रियाती रियासत के शहरियों की ज़िम्मेदारी, नज़रियाती रियासत में रहने वाले शहरियों की ज़िम्मेदारी क्या होती है, आज उस पर हम उस मौजू पे पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 जून 1948 को पाकिस्तान बनने के बाद कौम से ख़िताब किया और उन्हें सूबाइयत और नस्ल परस्ती के ख़तरात से वाज़े अल्फाज में आगाह करते हुए फरमाया था कि हम बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी और बंगाली की बजाय अब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमारी सोच और फ़ेलो अमल एक पाकिस्तानी के शायाने शान होना चाहिए। हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक तकरीर में फ़रमाया था कि ना हम सिंधी हैं, ना हम बलोची हैं, ना हम पठान हैं, ना हम किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि हम अब मुत्तहिद पाकिस्तान की अवाम हैं, एक कौम है और एक कौम बन के ही अब हमें आगे कदम बढ़ाना है ताकि हम अपनी मंजिल पा सकें। जब हम फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएंगे, नस्ली बुनियादों पर तकसीम हो जाएंगे, तो हम अपने मुल्क में तरक्की नहीं कर सकते। फिर हम सूबाइयत या लिसानियत पे चले जाते हैं। सिंधी है तो वो सिंधी मफाद को सामने रखेगा, पंजाबी है तो उसको सिर्फ पंजाब का या अपनी ज़ात का मफाद सामने नज़र आएगा, मुल्क का मफाद वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपने मुल्क की मफाद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक मिल्लत बनेंगे, जब एक कौम बनेंगे, तभी हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि फ़र्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया के अंदर, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब हम एक मिल्लत बन के कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया को भी नज़र आएगा कि ये एक पाकिस्तानी कौम है और ये अपने मुल्क के लिए लड़ सकती है, मर सकती है, मिट सकती है, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं। जिद्दोजहद पाकिस्तान के पस मंज़र में ये फ़िक्र और फ़लसफ़ा कारफरमा था कि एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम की जाए जहाँ मुसलसल इस्लाम के अबदी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस पस मंज़र में पाकिस्तान का तसव्वुर एक नज़रियाती रियासत का तसव्वुर था। नज़रियाती रियासत अपने अवाम से मंदरजा झैल ज़िम्मेदारियों का तकाज़ा करती है। नज़रियाती रियासत क्या होती है? नज़रियाती रियासत उस रियासत को बोलते हैं जो एक नज़रिए के तहत बनाई जाए। पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत किस वजह से कही जाती है? इसको बनाने का मकसद क्या था? एक नज़रिया था, वो नज़रिया इस्लाम था। इस्लाम की बुनियाद पे पाकिस्तान कायम हुआ और यहाँ का निज़ाम, यहाँ का दस्तूर इस्लामी दस्तूर होना चाहिए था और इसी वजह से पाकिस्तान कायम हुआ। दुनिया में सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जो नज़रिए की बुनियाद पे बनी हैं, जिसमें नज़रिया कार फरमा था। एक पाकिस्तान और दूसरी रियासत का नाम है इसराइल। ये दोनों रियासतें नज़रिए की वजह से बुनियाद बनी हैं। पाकिस्तान का नज़रिया इस्लामी और इसराइल का नज़रिया यहूदियत को एक जगह पे इकट्ठा करना था। समझे मेरी बात को? अब अवाम से, जो नज़रियाती रियासत में रहने वाली अवाम है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसमें नंबर 1 पे आती है वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक बसर करने की कोशिश करेंगे। जो इस्लामी मुल्क में यानी पाकिस्तान में जो अवाम रहती है, उसकी पहली ज़िम्मेदारी क्या है कि अपनी ज़िंदगी को इस्लामी नज़रियात के तहत गुजारेंगे, जो इस मुल्क की बुनियादी असास है। इस असूल का तकाज़ा था कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक कवानीन बनाए जाएं। नंबर 2 पे तमाम शहरी एक ऐसा जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी।
मगरबी तर्ज का जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। सब के लिए आज़ादी, एहतराम, इज़्ज़त और मसावात का जमहूरी असूली ज़िंदगी गुजारने का वाहिद और मुनासिब तरीका है। यूरोपियन निज़ाम यहाँ कायम नहीं हो सकता। यूरोपियन निज़ाम इस्लामी नज़रियात का उलट है। दुनिया में दो निज़ाम काम करते हैं, दो नज़रियात काम करते हैं। एक मगरबी मुफक्किरीन का नज़रिया जो यूरोपी नज़रिया कहते हैं, जो और दूसरा इस्लामी नज़रिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनायत फरमाया। इस्लामी नज़रिया क्या है? मुत्तहिद होकर रहना। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक तमाम मुसलमान एक मिल्लत है। वो किसी भी जगह रहता है, फ़र्द वाहिद कहीं भी रह रहा है, वो फ़र्द वाहिद नहीं होता, वो एक मिल्लत की मानद होता है। आज फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है तो यहाँ शाह लतीफ़ टाउन में बैठा हुआ पाकिस्तानी भी तड़प रहा है। दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान मौजूद हैं, उसको तकलीफ़ हो रही है। हाँ। और इसी तरीके से यूरोपी नज़रिया क्या है? डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो। अब यूरोप ने एक बड़ी मेहनत के बाद मुमलिकत इस्लामिया, खिलाफत उस्मानिया को नीस्तो नाबूद किया था, ख़त्म किया था और छोटे छोटे मुमालिक बना दिए। अब क्या है? खिलाफत उस्मानिया तुर्की से शुरू होके मिस्र के आखिर तक जाती थी, सूडान तक जाती थी, सऊदी अरेबिया इसी के अंदर मौजूद था। जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ 1921 और 1923 में, तो क्या हुआ? छोटे छोटे मुल्क बन गए। तुर्की से लेके सऊदी अरेबिया तक कई ममालिक कायम हो गए। अब मफाद तकसीम हो गया, मफाद मुमलिकत में चला गया। इस्लामी नज़रिए की बजाय मुमलिकत में चला गया। अब हर एक को अपने मुल्क की हिफाजत करना मकसूद था। क्या हुआ उससे? अगर खिलाफत उस्मानिया मौजूद होती, इसराइल की रियासत कभी भी ना बनती। खिलाफत उस्मानिया का ख़त्म करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया जाए और एक इसराइल रियासत कायम की जाए। तमाम छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए, उर्दन, यमन, कतर, मस्कत और यूएई, सऊदी अरेबिया, मिस्र, सूडान, शाम, इराक, तुर्की, अलग अलग एक छोटे छोटे मुल्क बन गए। अब अज़रबैजान से लेके ये जितनी भी रियासतें थी मशरिक़ वस्ता की, ये तमाम रियासतें बन गई। क्या हुआ इससे नुकसान? रशिया ने तमाम छोटी छोटी रियासतों पे कब्ज़ा कर लिया था 1979 में। इराक पे सन 2001 में अमेरिका ने हमला किया और इराक को नीस्तो नाबूद कर दिया। लीबिया पे अमेरिका ने हमला किया, लीबिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया। शाम तबाह बर्बाद होके रह गया। इसी तरीके से सारे का सारा सऊदी अरेबिया, जिसको हज्जाज मुक़द्दस कहा जाता था, वो आले सऊद के हाथ में चला गया, जो यहूदियों और अमेरिका के पैदा करते ग़ुलाम थे और उनके साथ बाकायदा मुआहदा होके आया था कि अगर इसराइल को ज़रूरत पड़ी तो आले सऊद इसराइल का साथ देगी। आज मुसलमान, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमान इंतहाई कुर्ब का शिकार हैं, परेशान हैं, लेकिन हम अपनी सरहदी हिफाजतों की तरफ लगे हुए हैं। हमें अपने सरहद की हिफाजत मकसूद हैं कि हम महफूज रह जाएं, बाकी की खैर है। कबूतर की तरह हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मुल्क तबाह हो रहे हैं तो होने दो, हम बचे रहें। सऊदी अरब, जिसकी तरफ तमाम मुसलमान ममालिक और तमाम मुसलमानों की नज़रें होती हैं, आज किस हाल में है? इसराइल गज़ा को तबाह कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीन को तबाह कर रहा है। फ़लस्तीन के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है।
वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ खाने पीने की सप्लाई नहीं है। आज की तारीख तक 3000 से ज़्यादा बच्चे, औरतें और मर्द शहीद हो चुके हैं। खाने ग़िज़ा के लिए और पीने के लिए पानी वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन सऊदी अरब सिर्फ़ हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। 57 ममालिक की एक फ़ौज बनाई गई थी मुश्तरका, जिसके सिपहसालार राहिल शरीफ को बनाया गया था, वो भी सोए हुए हैं। ऐसी फ़ौज का क्या फ़ायदा जो फ़ौज एक रत्ती भर मुल्क अगर सिर्फ और सिर्फ अरब के लोग पेशाब करें तो वो मुल्क डूब जाए, उसको तबाह नहीं कर पा रहे। वहाँ मौजूद 60 से 70 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत जो नहीं कर पा रही फ़ौज, उस फ़ौज का क्या फ़ायदा। हम एटम बम के मुल्क रखते हैं, एटमी सलाहियत है, दुनिया में 7वें नंबर पे हमारी फ़ौज आती है, दुनिया में 7वें नंबर पे हमारी फ़ौज है, और इस्लामी मुमलिकत में नंबर 1 फ़ौज है, जिसको इस्लामी एटम बम भी कहा जाता है। लाखों करोड़ों रुपया हर साल नुमाइश पे खर्च हो जाता है, जब जहाज़ों, मिसाइलों, टैंकों और तोपों की नुमाइश हो रही होती और हम तालियां बजा रहे होते बैठ के, वाह वाह हमारे मुल्क ने बड़ी तरक्की कर ली है, इतना असला जमा कर लिया। इस असले का क्या फ़ायदा है कि एक मुसलमान मुल्क, हमारा मुसलमान भाई मर रहा है और हम सिर्फ इस काम पे लगे हुए हैं कि हमारी फ़लस्तीन और इसराइल पे गहरी नज़र है, हम गहरी नज़र से जायज़ा ले रहे हैं। किस चीज़ का जायज़ा ले रहे हो भाई? ये जायज़ा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की तरफ कोई आंख नहीं उठा लेता। इन मिसाइलों का क्या फ़ायदा है, इन F-16 का क्या फ़ायदा है, इन थंडर 17 का क्या फ़ायदा है, इस एटम बम का क्या फ़ायदा है, एटमी मिसाइलों का क्या फ़ायदा है। 57 इस्लामी रियासतें मिलके एक टिड्डी जितने छोटे से मुल्क इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकती। डूब मरने का मकाम है हमारे। क्यों? कि हम सिर्फ कौमियत में तकसीम हो गए, हम मिल्लत से निकल चुके हैं, हम ज़ाती मफादात की तरफ आ गए हैं। हमें इस्लामी मफाद या इस्लामी मिल्लत से कोई गर्ज नहीं रहा। मर रहे हैं, फ़लस्तीनी मर रहे हैं, मरने दो। पाकिस्तान तो महफूज है ना, सऊदी अरब तो महफूज है ना, उसकी तरफ तो कोई नहीं देख रहा। हम तो हाथ बांध के अमेरिका के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं। कोई अमेरिका, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हम फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं कह रहे, हमारी तरफ आंख नहीं उठाना, हमें कर्ज़े देते रहो, हम खाते रहेंगे। ऐसी ज़िंदगी पे लानत होनी चाहिए, शर्मिंदगी की ज़िंदगी है ये। कल हम पे जब वक्त पड़ेगा तो हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। बहरहाल तीसरे नंबर पे आती है नज़रियाती रियासत के हर शहर को वफ़ादार और मुहिब्बे वतन होना चाहिए। आज़माइश के वक्त रियासत और मुमलिकत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको ज़ाती मफाद मत समझो, बल्कि अपने ज़ाती मफाद को रियासत और मुमलिकत के मफाद पे कुर्बान कर देना चाहिए। ये एक शहरी की ज़िम्मेदारी है। हर शहरी को रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए और कभी भी किसी फ्रॉड या धोखे में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हर शहरी का रवैया एक तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब शख्स की तरह होना चाहिए। उनके लिए ये लाज़िम है कि वह ख़ुद तालीम हासिल करें और दूसरों को तालीम की तरग़ीब दें। उनको रियासत के क़वानीन का भी एहतराम करना चाहिए। जो कानून रियासत में नाफिज किया जा रहा है, उस कानून पर अमल दरामद करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी होगी, और कोई भी शहरी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा ना ले जो रियासत के ख़िलाफ़ हों, जिससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा हो। और अपनी रियासत को तरक्की देने के लिए दिन और रात मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए।
और मुल्क की फलाह व बहबूद में अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहना और अपने फ़राइज़ को अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहना, ये एक शहरी की ज़िम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि मुस्लिम अख़ुवत और इस्लामी इंसानी अज़मत के लिए भी काम करना चाहिए। ये एक शहरी की ज़िम्मेदारी है बाहैसियत मुसलमान कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। कल इसराइल जो तबाही कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं मासूमीन, वो कल हमारा गिरेबान पकड़ के बैठे हुए होंगे कि ये हमारे मुसलमान मैकडॉनल्ड पे जाके बर्गर खा रहे थे, पेप्सी पी रहे थे, कोका कोला पी रहे थे, लेस खा रहे थे और उनके पैसों से यहाँ हम पे बमबारी हुआ करती थी। कल हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? सब अपने गिरबान। देखें, जहाद 3 तरीके का होता है। एक मैदान जंग में जाके लड़ना जो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन कर रहे हैं, एक बिल कलम लड़ना जो अल जज़ायर टीवी कर रहा है या ऐसे सहाफ़ी कर रहे हैं जो वाकई ही हक़ को हक़ और नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी समझते हैं। एक सबसे कमतर दर्जा जहाद का नज़रों से या दिल से बुरा समझना, वो क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम इसराइल की प्रोडक्ट को बंद कर दें। इसराइल की प्रोडक्ट्स क्या हैं? इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जितनी भी आ रही हैं उनको ना इस्तेमाल करें। हम पेप्सी पीना छोड़ दें, हम कोक पीना छोड़ दें, हम मिरिंडा फंटा पीना छोड़ दें। अरबों रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल जाता है पेप्सी और मिरिंडा की वजह से। लीवर बिरादर की प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, लेस पापड़ को छोड़ दो, पाकिस्तानी ब्रांड को इस्तेमाल करो। इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, पैम्पर छोटे बच्चों को में इस्तेमाल किया जाता है, वो ख़त्म करो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। ये जहाद हम कर सकते हैं। KFC को ख़त्म करो, KFC का बर्गर नहीं खाओ, मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं खाओ, मुल्क में तैयार कर होने वाली मसनूआत को खाओ। ये हम जहाद कर सकते हैं, ये कोई बाहर बैठा हुआ जहाद नहीं कर सकता। अगर आज तमाम पाकिस्तानी इसका अज़्म कर लें कि हम इसराइल की प्रोडक्ट्स को बंद कर देंगे, आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों? उनकी मईशत का दारो मदार ही मुसलमान मुल्कों पे है, वो मुसलमान मुल्कों में लाके चीज़ें बेच रहे हैं। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इसराइल के अंदर पेप्सी नहीं पी जाती है, इसराइल के अंदर कोक नहीं पिया जाता। क्यों? इसराइल के अंदर कोक और पेप्सी इसलिए नहीं पी जाती कि कोक और पेप्सी के इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो इंसान के मैदे में अल्सर पैदा करते हैं। वो अपने बच्चों को नहीं पिला रहे, हम चस्का लेके पीते हैं उसको। ये चीज़ें हैं। तहैया करो कि कम से कम हम अपनी बुनियाद पे हम इन चीज़ों से परहेज़ कर लें। आप यकीन करें, दिल से बुरा समझो, दिल से नफ़रत करो, हम जाके सरहदों पे नहीं लड़ सकते क्योंकि हम पे हुकूमती पाबंदियाँ होती हैं। लेकिन हम दिली तौर पे तो बुरा समझ सकते हैं। हम उन प्रोडक्ट को तो ख़त्म कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करो। 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में से अगर 10 करोड़ अवाम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही है, वो ख़त्म कर दे डेली की बुनियाद पे। एक मुल्क है ना, 57 मुल्क हैं, 57 के 57 मुल्क, इनके प्रोडक्ट को ख़त्म कर दो। हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए खड़े होंगे। वो खुद मजबूर हो जाएंगे, वो माफ़ी मांग रहे होंगे। उन्हें पता है कि मुसलमान अय्याश हो चुका है, हम जो करते रहें हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि उन प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें। घरों में बताओ, मोहल्ले में बताओ, आगे पीछे बताओ
कि इसराइली कम अज़ कम इतना तो कर लो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए इसराइली प्रोडक्ट्स को ही बंद कर दो। इसके बाद हम आज दूसरा सब चैप्टर हमारा अपना टॉपिक है कायदे आज़म का बहैसियत पहले गवर्नर जनरल किरदार और उनके कारनामे। बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे आज़म का किरदार, उनकी ज़ाती शख्सियत, बेदाग किरदार, पाकिस्तान से मोहब्बत, कुर्बानी, वाबस्तगी और अहद की बेगर्ज और बेलौस सिफ़ात की रोशनी में देखा और परखा जा सकता है। कायदे आज़म एक ऐसी शख्सियत थे जिसमें लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसमें हम ऐब तलाश कर लें, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की बेईमानी और ऐब तलाश नहीं कर सके थे। वो मुल्क के लिए बेलौस थे और बगैर किसी गर्ज के उन्होंने मुल्क की खिदमत की। पहले गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने अपनी तनख्वाह 1 रुपया रखी। वो तनख्वाह में सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे। बीमारी के बावजूद उन्होंने मुल्क के दौरे किए, हर जगह गए, स्टूडेंट्स को मिले, आवाम को मिले, नौजवानों को मिले, लेडीज़ विंग को मिले, ताकि वो आगे बढ़ें और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी मज़ीद मोहलत नहीं दी कि मुल्क को मज़ीद आगे वो ले जा सकते। जहाँ तक उनको ज़िंदगी मिली उसमें उन्होंने 1 साल के अरसे के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों को बतरीके एहसन उन्होंने निभाया। वो एक बासूर शख्स थे और उन्होंने हमेशा अपने कौल और वादे पर अमल किया। वो एक ज़हीन सियासी रहनुमा थे। वो अपनी ज़ात में हमजद सलाहियतों के मालिक थे। वो जुर्रतमंद थे, हौसलामंद थे, समझदार थे, एहसास ज़िम्मेदारी रखते थे, दूसरों की इज़्ज़त करना और अपनी इज़्ज़त करवाना जानते थे, सच्चे थे और अपने मकसद के लिए लड़ मिटने वाले थे। वो एक ईमानदार और दयानतदार और ज़रूरतमंद शख्स थे। बरसग़ीर के मुसलमानों की बहबूद और उनके मफाद में जो कुछ होता था उस पर बात करते हुए नहीं डरते थे। वो दिलफरेब और इंतहाई जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक थे। मजालिस में उनकी मौजूदगी दूसरों के लिए कशिश का बायस होती थी। जिस मजलिस में वो बैठते थे लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। वो किसी के आगे हाथ बांध के नहीं खड़े हुआ करते थे, किसी की मिन्नत उन्होंने नहीं की, कभी अंग्रेज़ के सामने झुके नहीं है वो। जबकि आपने अगर तस्वीरें देखी हो, गांधी जी नीचे बैठे होते थे अंग्रेज़ों के पैरों के अंदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके बराबर बैठे हुआ करते थे, कभी उनके से नीचे नहीं बैठे, उनकी नज़रों में नज़रें मिला के बात किया करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। क्यों? वो ईमानदार थे, वो निडर थे, वो एक मजबूत किरदार के मालिक थे। देखो, जब इंसान मजबूत किरदार का मालिक होगा वो किसी से भी नहीं घबराएगा, वो डरेगा ही नहीं, उससे अपने किरदार पे पुख्ता यकीन होता है। जब हमारा किरदार ख़राब होगा, हम बेईमान होंगे, तो कुदरती बात है हम हर एक से डरना शुरू करते हैं। ईमानदार कभी किसी से नहीं डरेगा। वो एक पुरज़्म, मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी थी। वो तलबा और नौजवान नस्ल के बड़े हामी और मोतरफ थे। वो ये कहते थे कि नौजवान इस मुल्क के मेमार हैं, आगे चल के वही नौजवान इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म को विरसे में बेशुमार मसाइल मिले। इन बड़े मसाइल में भारत से आने वाले मुहाजिरीन की बहाली, पाकिस्तान और भारत के दरमियान असासों की तकसीम, नहरी पानी का तनाज़ा,
और कश्मीर का मसला शामिल था। इन हालात में बाहैसियत गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म ने अपने फ़राइज़ मनसबी बखैर खूबी निभाए।